हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राज एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूनिट 7 हिंदी कहानी का जो हमारे अध्ययन चल रहा था उसमें हमने 2 पार्टों में समथिंग 12 से 13 कहानियाँ कर ली हैं। आज हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम जो शेष कहानियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको पीडीएफ की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, इन कहानियों में से हमने जो सिक्का बदल गया है 12 तक अपनी कहानियाँ कर ली हैं। ठीक है, अब हम भी जो राजा निर्बंसिया है कमलेश्वर की इस कहानी से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर हम राजा निर्बंसिया कहानी की बात करें, दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको। अगर आपने जो पिछली कहानियों का मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो लेक्चर, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए, उसके बाद देखिए, क्योंकि सारी कहानियाँ प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम से हैं, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम राजा निर्बंसिया पर। तो जो राजा निर्बंसिया कहानी है वो हमारी कमलेश्वर जी की है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957। ठीक है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष 1957 है। अगर हम दोस्तों कमलेश्वर की बात करें तो कमलेश्वर के बारे में देखिए कि कमलेश्वर का संबंध नई कहानी आंदोलन से है। अब हमारा जो नए 1950 के समथिंग जो कहानियाँ आई हैं 1950 के बाद, तो वो नई कहानियों के नाम से जानी जाती हैं। तो जो कमलेश्वर जी हैं हमारे, वो नई कहानी आंदोलन से संबंध रखते हैं, जिसका प्रवर्तक लेखक त्रयी से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नई कहानी का प्रवर्तन किससे माना जाता है? तो वो लेखक त्रयी से माना जाता है। अगर हम लेखक त्रयी की बात करें तो उसमें कौन कौन आता है? तो उसमें राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। ठीक है दोस्तों, ये तीनों लेखक आते हैं लेखक त्रयी में। अगर यहीं हम महिला लेखक त्रयी की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो हमारी कृष्णा सोबती जी हैं उनकी कहानी है सिक्का बदल गया, उसमें के लेखक त्रयी, उसमें भी चर्चा हुई थी। तो लेखक महिला त्रयी में कौन कौन आता है? तो उसमें कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और हमारी वो कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियबंदा, ये तीनों हमारी जो लेखिका हैं वह महिला लेखक त्रयी में आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करें कि जो हमारे कमलेश्वर हैं उनकी कहानी संग्रह की। तो सबसे पहला उनका कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957। फिर है कस्बे का आदमी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958। फिर है हमारी खोई हुई दिशाएं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1963। फिर है हमारा मांस का दरिया, इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। फिर है हमारा बयान, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973। आज़ादी मुबारक 2002। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से जो मोहन राकेश है उनके 6 कहानी संग्रह हैं। राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। ठीक है दोस्तों, अगर हम अब आते हैं अपनी कहानी राजा निर्बंसिया पर, तो इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो जब इसका कहानी संग्रह ही 1957 में प्रकाशित हुआ है, तो कहानी भी जाहिर सी बात है 1957 में ही प्रकाशित होगी, तो इसका प्रकाशन वर्ष भी 1957 है। ठीक है दोस्तों, राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, यानी राजा निर्बंसिया नाम से उनकी कहानी भी है और इसी नाम से उनका कहानी संग्रह भी निकला है। तो इस कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियाँ हैं। उन 19 कहानियों के शीर्षक इस प्रकार हैं, इन्हें भी ध्यान रखिए आप शीर्षकों को, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानी हैं, या उनमें से इन शीर्षकों को दे देगा 4-5 को और बोल देगा कि इनमें से कौन सा कहानी संग्रह, जो राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह है उनमें से कौन सी कहानी संकलित नहीं है। तो इसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी कहानी है राजा निर्बंसिया में वो है देवा की माँ। फिर है पानी की तस्वीर, धूल उड़ती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़, राजा निर्बंसिया, 3 दिन पहले की रात, गर्मियों के दिन, भटके हुए लोग, चाय घर, सीखचे, इंसान और हैवान, गाय की चोरी, नौकरी पेशा, सच और झूठ, बेकार आदमी, थानेदार साहब, कस्बे का आदमी। ठीक है दोस्तों, तो ये 1900 जो शीर्षक लगे हुए हैं हमारी कहानियों के, वो हमारी राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में संकलित हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भूमिका की, कि भूमिका में कमलेश्वर जी क्या कहते हैं। तो देखिए कि कभी आपने
भूमिका देखते हैं दोस्तों। भूमिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखना कि कभी आपने ज्वालामुखी के शिखर पर बैठे हुए व्यक्तियों की कल्पना की हो, उनके अंतर्द्वंद और मानसिक स्थितियों के अध्ययन की चेष्टा की हो और ऐसा सोचा हो कि इन्हें किस प्रकार विस्फोटों की बहब से बचाकर जीवन का मंत्र दिया जाए, जो नई कहानी का धरातल और नए कहानीकारों की प्रवृत्तियां सहज ही आपके सामने स्पष्ट हो उठेंगी। कथानक शैली और शिल्प को चुनने की अभिरुचि में उनमें चाहे कितनी भी वैमनस्य हो, वैभिन्न हो, और वह है, किंतु मानवीय मूल्यों के संरक्षण, जीवन शक्ति के प्रसरण एवं सामाजिक नवनिर्माण की जितनी उत्कृष्ट प्यास इस पीढ़ी के कहानीकारों में है, वह पिछले दौर में नहीं थी। आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजब सी अकुलाहट और बेबसी है, जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, जिसने एक ओर यदि हमारी समृद्ध शक्तियों पर दबाव डाला है, तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। इसीलिए हम देखते हैं कि आज की कहानियाँ कल्पना के पंखों पर नहीं उड़ती, बल्कि दुनिया के व्यवहारिक और वास्तविक जिंदगी से उनका सीधा संबंध है। धरती के हर कण के प्रति लगाव, हर मोड़ के प्रति जिज्ञासु भाव, हर गड्ढे को पाट देने की सहानुभूतिपूर्ण विकलता उनमें है। आज की कहानियों का रूप बहुत बदल गया है, इसीलिए उनका मापदंड भी बदलना पड़ेगा। उनकी सफलता या असफलता की कसौटी यह नहीं हो सकती कि वे किस हद तक किसका मनोरंजन करती हैं, बल्कि यह होगी कि वे मनुष्य की शील संवेदनाओं को कहाँ तक झकझोरती हैं, छूती हैं और उकसाती हैं। केवल उद्देश्यता की पृष्ठभूमि में ही आज के लेखक की कहानियों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह स्वयं आत्मा ग्रंथियों का चित्रण या विश्लेषण सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में करता है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि हिंदी आलोचकों ने आज के कहानी साहित्य का सचमुच अध्ययन नहीं किया, अतः नई कहानी के वैशिष्ट और नएपन को पकड़ पाने में वे असफल रहे हैं। इसीलिए कहानियों की आलोचना करते हुए आज भी बहुत से आलोचकों के मुंह से सुनना पड़ता है कि कहानी अभी प्रेमचंद और जयनंद से आगे नहीं गई। मेरा विनम्र निवेदन है इसी संबंध में है कि आज की कहानियाँ चाहे अपनी परिभाषा में उतनी संपूर्ण न हो, किंतु कलात्मक अभिव्यक्ति, शिल्प कौशल और भाषा की व्यंजना शक्ति का उनमें निश्चित विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त नई कहानी की एक और भी उपलब्धि है, नई भावभूतियों का सृजन। बस अपनी इन कहानियों के विषय में तो केवल इतना ही कहूँगा कि इनके लिए मैं उस छोटे से कस्बे मैनपुरी का आभारी हूँ, जहाँ जन्मा और पलकर बड़ा हुआ, और जहाँ का धूल धुक्कड़ और जिंदगी के कोलाहल से भरा पूरा उदास किंतु मोहक वातावरण मेरी अनुभूतियों को नए नए रंगों में रेंगता रहता है। कमलेश्वर। ठीक है दोस्तों, तो भूमिका के माध्यम से हमने देखा कि कमलेश्वर ने जो मुख्य रूप से बात कही है, उनका मतलब है कि जो पुरानी कहानी चलती आ रही थी कमलेश्वर से पहले, यानी नई कहानी से पहले जो प्रेमचंद और प्रसाद का युग रहा था और जैनेन्द्र का जो युग रहा था, उसमें कहानियों का जो कथ्य था, कथानक था, और जो बाद की कहानियों का कथ्य और कथानक है, उनमें बहुत अंतर उन्होंने बताया है। ठीक है, और जो आलोचक हैं उनसे भी निवेदन किया है कि जो नई कहानी का कथ्य है उसको नई कहानी के हिसाब से देखिए। जो मानवीय मूल्य है उनका हम कहाँ तक निर्वहन कर रहे हैं कहानियों में। माना कि हमारी कहानियों में मनोरंजन नहीं है, लेकिन जो मानवीय मूल्य हैं वो तो हम विकसित कर ही रहे हैं। तो उसी बात को उन्होंने कहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम राजा निर्वंशीय कहानी के बारे में देखें बिंदुओं को, कि यह कहानी लोक कथात्मक शैली व ग्रामीण जीवन पर आधारित है। अगर आपने कहानी का मूल अध्ययन किया हो, मूल पाठ का अध्ययन किया हो, अगर आपने नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको यूनिट 7 हिंदी कहानी के नाम से श्रृंखला मिलेगी। तो उसमें मैंने कहानियों का मूल पाठ का अध्ययन और साथ ही तथ्यात्मक अध्ययन भी कराया हुआ है, अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। तो उसमें आप विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ पे पढ़िए। ठीक है, तो हम राजा निर्वंशीय कहानी की बात करें तो उसमें लोक कथात्मक शैली को लिया गया है और साथ ही ग्रामीण जीवन पर आधारित है, जिसमें एक राजा की कहानी चलती है। आगे नेक्स्ट बिंदु है कि इस कहानी में दोहरा कथानक चलता है। ठीक है दोस्तों, इस कहानी में 2 कथानक चलते हैं साथ साथ। जैसे उपन्यास में 2 कहानियाँ साथ साथ चलती हैं, एक मुख्य कहानी होती है, एक गौण कहानी होती है, उसी प्रकार से इस कहानी में भी लिया गया है
कि इसमें दो कथानक चलते हैं, एक राजा निर्वंशिया का चलता है राजा का, और एक जो जगपति है उसका कथानक चलता है। ठीक है दोस्तों, यानी एक राजा की कहानी चलती है और एक जगपति की कहानी चलती है। राजा निर्वंशिया की कहानी में मिट्टी की 6 गौरें बनाई जाती थीं। अगर दोस्तों ये कहानी आप पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि लेखक की माँ जब पूजा करती थी गौरे की, तो उसमें मिट्टी की 6 गौरें बनाई जाती थीं। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें जरूर आप ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से बन रहे हैं। जगपति की माँ को सांस का रोग था, यानी जो जगपति की माँ थी उन्हें किसका रोग था, तो उन्हें सांस की बीमारी थी, यानी सांस का रोग था। नेक्स्ट है कि कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस था, यानी जो दयाराम है जगपति का जो रिश्तेदार था, तो उसका गांव कस्बे के जो अस्पताल है उससे कितना दूर है, तो 4 कोस दूर था। बच्चन सिंह का तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हुआ था, यानी जो कंपाउंडर बच्चन सिंह था उसका तबादला उस अस्पताल से कहाँ पर हुआ था, तो मैनपुरी के सदर अस्पताल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कि जो जगपति के पड़ोसी हैं उन्हें भी देखिए कि जगपति का जो घर है उसके आसपास कौन कौन रहते हैं, कौन पड़ोसी हैं उसके। दोस्तों इन बिंदुओं पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जो एग्जामिनर है वो उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो जगपति के पड़ोसी हैं उनमें देखिए जमुना सुनार है, मुंशी हैं, और एक बंसी किराने वाले हैं, सुदर्शन दर्जी है, और हंसराज पंजाबी है। ठीक है दोस्तों, जब जगपति और चंद्रा अस्पताल से आते हैं तो यही लोग उनके बारे में बातें करते हैं, तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए लकड़ी काटने वाले। लकड़ी काटने वाले कौन, जब जगपति अपनी टाल खोल लेता है लकड़ी की, तो उस पर जो लकड़ी काटने वाले होते हैं उसके नौकर वो कौन कौन होते हैं, तो एक का नाम बन्ने है और एक का सकूरे है। ठीक है दोस्तों, इन्हें भी आप जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि राजा ने 2 बातें की, यानी जब राजा अपने घर लौट कर आया, अंतिम कहानी में जब राजा अपने घर वापस आता है तो उसने रानी के नाम 2 बातें की। एक तो रानी के नाम का मंदिर बनवाया, और दूसरा है बड़े राजकुमार के नाम के सिक्के चलाए। ठीक है दोस्तों, और जब जगपति ने 2 अंतिम पत्र छोड़े हुए थे, जब जगपति ने अपनी आत्महत्या कर ली तब उसने 2 पत्र छोड़े हुए थे, उनमें से एक चंदा के नाम था और एक कानून के नाम था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पात्र परिचय की। तो पात्र परिचय में देखिए सबसे पहले है जगपति। ठीक है दोस्तों, तो जगपति कौन है उसके बारे में देखिए कि कथावाचक का स्कूल का दोस्त है, वकील के यहाँ मुहर्रिर का काम करता है, यानी मुहर्रिर के यहाँ नौकरी लग गई है उसकी। चंदा का पति है, दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए घायल मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। ठीक है, यानी जो अपने देख दूर के रिश्तेदारी में जाता है शादी में, दयाराम की शादी में। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना, ये जो पात्र है इससे पिछले जो हमारा नेट हुआ था जून 2024 वाला, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था कि दयाराम किस कहानी का पात्र है, तो वो राजा निर्वंशिया का है। तो देखिए किस प्रकार गौण पात्रों से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप पात्रों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि अफीम और तेल पीकर आत्महत्या करता है। ठीक है, यानी जो जगपति है वो एंड में अफीम और तेल पीकर आत्महत्या करता है। फिर नेक्स्ट पात्र है हमारी चंदा। चंदा के बारे में देखिए, जगपति की पत्नी है, हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार है, बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को बाध्य है, अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना मुंशी जी के द्वारा। यानी जब वो बच्चन सिंह से जगपति को जब ऐसा भान होता है कि जो चंदा है वो गर्भवती हो गई है बच्चन सिंह से, तो वह अपने मायके चली जाती है। जब वो मायके बहुत दिन तक रहती है तो बाद में जो मुंशी जी हैं उनके पड़ोसी वही उस तरफ जाते हैं, तो वो जगपति को खबर देते हैं कि जो चंदा है वह मधुसूदन से दूसरी शादी करने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैरेक्टर भी ध्यान रखना, मधुसूदन जो चंदा से दूसरी शादी करता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह के बारे में अस्पताल में कंपाउंडर है, मैनपुरी के सदर अस्पताल में तबादला होता है, लकड़ी के धंधे में जगपति का साझेदार है। ठीक है, नेक्स्ट है वहाँ फिर हमारी जो दूसरी कहानी चलती है राजा निर्वंशिया। ठीक है, तो राजा के बारे में देखिए कि एक राज्य का संतानहीन राजा है, कुशल शासक है, मेहतरानी के भला बुरा कहने पर राज्य का त्याग कर देता है। ठीक है, फिर रानी है। तो रानी के बारे में देखिए कि रानी मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है, एक प्रसंग में भट्टारिणी के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित अपने 2 पुत्रों को जन्म देती है, कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की प्रतीक्षा। ठीक है दोस्तों,
अब हम आगे बात करते हैं। इसमें जो प्रमुख उद्धरण आए हुए हैं, प्रमुख पंक्ति है उनकी बात देखिए। सबसे पहली जो जगपति है वह कहता है कि कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। तो यह कौन कहता है? तो ये जगपति कहता है चंदा से। ठीक है दोस्तों, जगपति कहता है चंदा से। नेक्स्ट है कि चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वो किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो, नीचे एकांत अंधेरा घुटन और पाप। नेक्स्ट है कि कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लेट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दोस्तों ये जो राजा निर्वंश कहानी है, ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आप ध्यान रखिए। दवा खाने का लैंप जो जलते भभका था, जलते एक बार उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। नेक्स्ट है कि रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, और चंदा के दिल में बंसिया राजा अस्पताल से आ गया, यानी जो राजा निर्वंशिया है वो अस्पताल से आ गए हैं। सशक्ति चंदा न तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, और सशक्ति है। यह बात चुभ रही थी, जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद नहीं आई। यानी जगपति और चंदा जब अस्पताल से आते हैं तो जगपति की चाची हैं वो कहती हैं कि राजा निर्वंशी अस्पताल से लौट आए, यह कहकर उन पर व्यंग करती हैं। तो वही बात रात में जगपति और चंदा सोचते हैं। नेक्स्ट है कि उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा, मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। नेक्स्ट देखिए कि तो फिर क्या, वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है। शायद काम, हाँ यही, बिल्कुल यही जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, रक्षा हो या सुरक्षा, पोषण हो या पोषण करने के लिए कुछ, उसे सिर्फ काम चाहिए, काम चाहिए। यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांगकर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। तो ये पंक्तियाँ जगपति के संदर्भ में है, जगपति सोचता है। नेक्स्ट देखिए कि दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी मित्र का हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है, और अब वह कामदार था। नेक्स्ट है कि औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साधकर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था। ये जगपति कहता है एंड में। किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। तो ये जगपति कहता है बाद में अपने पत्र में। ठीक है, अब दोस्तों हम PYQ की बात करें तो PYQ देखिए कि जगपति और चंदा, जगपति की बीमारी और बेरोजगी से उपजी आर्थिक मजबूतियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। तो वो कौन कहानी है? तो वो राजा निर्वंशिया ही कहानी है। नेक्स्ट देखिए, राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन कौन से पात्र हैं जो राजा निर्वंशिया से हैं। तो महेश पांडे, बच्चन सिंह, सरदारी लाल, जगपति। तो महेश पांडे हमारे नहीं है, बच्चन सिंह है और जगपति है। ठीक है दोस्तों, तो A और D हमारा आंसर होगा, नहीं B और D आंसर हमारा होगा ये।
अब दोस्तों हम नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं। तो राजा नरवंशिया से जो भी तथ्य जुड़े हुए थे उनकी मैंने चर्चा की। अब है हमारी नेक्स्ट कहानी, वह है चीफ की दावत। ठीक है दोस्तों, तो हम चीफ की दावत देखें तो ये भीष्म साहनी जी की कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष भी 1957 है। ठीक है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष हर कहानी का आपको जरूर पता होना चाहिए, ध्यान रखिए इसका प्रकाशन वर्ष भी 1957 है। अगर हम भीष्म साहनी जी के बारे में बात करें तो ये नई कहानी के कहानीकार हैं। साथ ही नामवर सिंह ने भीष्म साहनी जी के बारे में कहा है कि सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। और हम नेक्स्ट देखते हैं उनके कहानी संग्रह। अगर हम भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह की बात करें तो सबसे पहला है हमारा भाग्य रेखा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1953। फिर है पहला पाठ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957। फिर है भटकती राख, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1966। फिर है पटरियाँ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973। फिर है हमारा बाड़चू, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1978। शोभा यात्रा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1981। निशांचर 1983। पाली 1988। डायन 1998। ठीक है दोस्तों, तो भीष्म साहनी जी को भी ध्यान रखिए, इनकी कहानियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य में भी। अब हम चीफ की दावत की बात करें, जो हमारी कहानी है, तो उसके बारे में देखिए कि यह कहानी पहला पाठ 1957 कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें कुल 15 कहानियों का संकलन किया गया है। यानी जो हमारी चीफ की दावत है वो किस कहानी संग्रह में है, तो पहला पाठ कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 है, उसमें संकलित है, जिसमें कुल 15 कहानियों का संकलन किया गया है। मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। कहानी का नायक सामनाथ है, जिसके चीफ उसके घर डिनर पर आने वाले हैं। इस दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे छिपाना चाहता है, परंतु माँ से ही काम बनता देख उनकी खुशामद करने लगता है। पंजाब के गाँवों की दस्तकारी जो है वह क्या बताई गई है कहानी में, तो वह है फुलकारी। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पात्र परिचय की। तो पात्र परिचय में देखिए, सबसे पहले हमारे सामनाथ, जो मध्यम वर्गीय पदोन्नति के लिए चीफ को प्रसन्न करता है। फिर है उनकी बूढ़ी माँ, खड़ाऊ पहनती हैं और फुलकारी बाद में बनाती हैं। सामनाथ की पत्नी है। और एक है चीफ, जो सामनाथ का बॉस एक अमेरिकी है, जो आदर्शवादी और शिष्टाचारी व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखना, जो चीफ है वह कहाँ से है, तो वह अमेरिका का है। ठीक है, अब हम प्रमुख उद्धरण की बात करें तो उन्हें देखिए प्रमुख पंक्तियों में कि घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई, माँ का क्या होगा। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो नेक्स्ट है कि अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। तो ये सामनाथ की पत्नी कहती हैं। नेक्स्ट है कि और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं वो खड़ाऊ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। तो ये सामनाथ हैं अपनी माँ से कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि 7 बजते तक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया बजते माँ का दिल धक धक करने लगा और माँ सोच रही, उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, यह तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगें लटकाए वहीं बैठी रही। नेक्स्ट देखिए, सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, चाहते तो तुम मुझे बदनाम करना ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खान पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तो ये सामनाथ की माँ कहती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि तुम जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा, साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। तो ये कौन कहता है, तो ये सामनाथ कहते हैं माँ से, मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी।
माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे भरा मुंह खिलने लगा, धीरे उनकी झुर्रियाँ आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, वह देखिए PYQ कि मात के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रश्न हो गए? कसीदाकारी, चिकनकारी, जरदोसी और फुलकारी। तो हमारा आंसर क्या है? तो वह है फुलकारी। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहानी है हमारी कोसी की गटवार, जो शेखर जोशी जी की कहानी है। ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। दोस्तों, हम कोसी की गटवार कहानी से पहले शेखर जोशी जी के बारे में देखें। तो शेखर जोशी जी के बारे में देखिए कि पहला बिंदु है कि ये नई कहानी के कहानीकार हैं, यानी शेखर जोशी हैं वह नई कहानी के कहानीकार हैं। शेखर जोशी की कई कहानियाँ जैसे दाजू, कोसी का गटवार, बदबू, मेंटल आदि ने न सिर्फ उनके प्रशंसकों की लंबी जमात खड़ी की, बल्कि नई कहानी की पहचान को भी अपने तरीके से प्रभावित किया। पहाड़ी इलाकों की गरीबी, कठिन जीवन संघर्ष, उत्पीड़न, यातना, प्रतिरोध, उम्मीद और नाउम्मीद से भरे औद्योगिक मजदूरों के हालात, शहरी कस्बाई और निम्न वर्ग के सामाजिक नैतिक संकट, धर्म और जाति से जुड़ी रूढ़ियाँ, ये सभी उनकी कहानियों के मुख्य विषय हैं। यानी अगर शेखर जोशी की कहानियों में आप देखोगे तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह क्या है? पहाड़ी इलाकों की गरीबी। यानी उन्होंने सबसे ज़्यादा जो लेखन किया है अपना, वो पहाड़ी इलाकों को लेकर ही किया है कि पहाड़ी इलाकों में जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो फैक्ट्री में या औद्योगिक में काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी किस प्रकार की है, उनको ही उन्होंने आधार बनाया है। शेखर जोशी के कहानी संग्रह की बात करें तो सबसे पहले है उनका कोसी का गटवार। सबसे पहले यही कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 में होता है। फिर है सात के लोग, इसका प्रकाशन वर्ष 1978। हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011। ठीक है दोस्तों। तो ये शेखर जोशी की कहानी है। अब हम कोसी का गटवार कहानी की बात करें तो कोसी का गटवार कहानी भी है और इस नाम से उनका कहानी संग्रह भी निकलता है, जो उनका पहला कहानी संग्रह है। तो इस कहानी संकलन में 10 कहानियाँ हैं। यानी जो कोसी का गटवार कहानी संग्रह है इसमें 10 कहानियाँ हैं। उनमें कौन के शीर्षक क्या क्या हैं उन्हें देखिए कि दाच्यू, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियाँ, किंकरो में जनार्दन, कोसी का गटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, सुबह दीदी और बदबू। ठीक है दोस्तों। तो ये 11 कहानी इस कहानी संकलन में है। अब नेक्स्ट देखिए, जो उन्होंने अपनी भूमिका दी हुई है पूर्व कथन से, तो वह क्या है कि पिछले 2-3 वर्षों में लिखी गई कहानियों में से कुछ कहानियाँ इस संग्रह में दे रहा हूँ। अधिकांश कहानियों की पृष्ठभूमि इनमें से औद्योगिक अथवा पर्वतीय जीवन रही हैं। मेरे सम्मुख इसके 2 कारण हैं। परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में औद्योगिक संस्थानों की जो भूमिका रहेगी वो आज के बिखरते ग्रामीण जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी जो शेखर जोशी हैं वो मानते हैं कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद ही नई कहानियाँ आई। तो 1960 के दशक में जो औद्योगिक क्रांति चल रही थी हमारे यहाँ पर, जो औद्योगिकों को ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, उसमें उनका जो मुख्य बिंदु है वह है कि जो ग्रामीण लोग शहर में आते हैं, जो औद्योगिक में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनका जीवन कैसा होगा। वो गांव से भी छूट चुके हैं, वो शहर में ऐसे ही अपनी गुमनाम जिंदगी बिता रहे हैं, तो उनके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनको उन्होंने प्रमुख रूप से लिया है। लेकिन आज भी समसामयिक कथाकारों एवं कथा साहित्य के कथा के प्रति जो आग्रह है उसका अंश मात्र भी औद्योगिक जीवन के आलोचकों का ग्राम प्रति नहीं दिखाई देता। पर्वतीय प्रदेश के प्रति अपनी निजी आत्मीयता तथा उर्वर कल्पना विभत्स चित्रण ने इस दिशा की करने वाले लेखकों द्वारा पर्वतीय नारी के अयथार्थ ओहानियों को लिखने की प्रेरणा दी है। आश्चर्य है कि आर्थिक दैन्य के अभिशाप में पले हुए कुछ पर्वतीय कथाकारों को भी इस कुत्सित प्रचार में सहायक होने की अपेक्षा उस जीवन की अन्य कोई समस्या नहीं दिखलाई दी।
इन कहानियों की रचना में स्टडी सर्कल तथा कल्चरल फोरम दिल्ली एवं परिचय प्रयाग के मित्रों साहित्यिक अग्रजों का जो स्नेहपूर्ण सहयोग मिला है उसके लिए उनका आभारी हूँ उन परिस्थितियों एवं व्यक्तियों का जो मेरे संवेदन को तीव्रता बनाने में सहायक हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भूमिका आप जरूर ध्यान रखना, इसमें से 2-3 पंक्ति देकर आपको पूछ सकता है। अब हम जो हमारी कोसी का गठवार कहानी है उसके बिंदुओं की बात करें तो यह कहानी हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली कल्पना पत्रिका में साल 1958 में प्रकाशित होती है। यानी कोसी का गठवार जो कहानी है वह सबसे पहले कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होती है, तो जो कल्पना पत्रिका है जो हैदराबाद से निकलती है, इसके आगे भी संपादक रहे हैं और मुक्तिबोध भी इस पत्रिका से जुड़े हुए थे, तो ये उसी पत्रिका से निकलती है 1958 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि यह कहानी फ्लैशबैक में लिखी गई है, जो पूर्वदीप्त शैली होती है उसी में लिखी गई है। इस कहानी में प्रेम की व्यथा, समाज के परिदृश्य और जीवन की परिचायक को दिखाया गया है। कहानी की मूल संवेदना अकेलेपन से भरा हुआ जीवन, गरीबी और दरिद्रता का उल्लेख है। इस कहानी में कुल 12 पात्र हैं, लेकिन कहानी मुख्य रूप से 2 पात्रों पर केंद्रित है, लक्ष्मा और गोसाई। ठीक है दोस्तों, यानी इस कहानी में टोटल जो पात्र हैं वो 12 पात्र हैं, लेकिन जो कहानी मुख्य रूप से चलती है वो 2 ही पात्रों के मध्य चलती है, लक्ष्मा और गोसाई के इर्द गिर्द ही कहानी चलती है। कहानी का पात्र गोसाई सिंह एक भूतपूर्व सैनिक नायक है। कहानी के मुताबिक गोसाई सिंह फौज से रिटायर्ड होने के बाद कोसी नदी के किनारे एक घट लगवा लेता है। ठीक है दोस्तों, तो घट क्या होता है, तो दोस्तों घट वह होता है जो नदी के किनारे एक चक्की नुमा होती है। अगर आप आटा पीसने की जो चक्की होती है उसी को घट कहते हैं। ठीक है, कहानी के मुताबिक गोसाई सिंह गांव की लक्ष्मा से प्यार करता है, लेकिन जब लक्ष्मा की शादी किसी दूसरे युवक से हो जाती है तो गोसाई सिंह टूट जाता है। कहानी में लक्ष्मा गंगनाथ जी की कसम खाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कहानी में जो उनके कुल देवता हैं गंगनाथ जी, उनकी वो कसम खाती है। सूखे की स्थिति का जिक्र है कहानी में, महल व दाड़िम के पेड़ों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जो साथ ही कहानी में उल्लिखित स्थान है वह कौन कौन से हैं, तो एक गंगनाथ और हल्द्वानी। ठीक है दोस्तों, एक गंगनाथ है और एक हल्द्वानी है। कहानी में आई ध्वनि, यानी जो उसकी चक्की लगी हुई है, जो चक्की आवाज़ करती है, तो दोस्तों इस आप बोलोगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ, ये इन बातों का क्या मतलब, लेकिन दोस्तों नेट जून 2024 में इससे प्रश्न आया हुआ है कि उन्होंने ये 4 आवाज़ें दी हुई थी और उनको पूछा था कि ये किस किस की आवाज़ें हैं। तो जो खसखस की आवाज़ है, जो पाट की आवाज़ होती है, छिचिर छिचिर मथानी की आवाज़ है, छप छप पानी की आवाज़ है और किट 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 खप्पर से दाना गिराने वाली चिड़िया की आवाज़ है। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी आप ध्यान रखिए। अब हम आते हैं अपने पात्र परिचय पर। तो पात्र परिचय में सबसे पहले तो हमारा गोसाई सिंह है, तो वह कौन है, तो कोसी के किनारे पूर्व सैनिक है, यानी गोसाई सिंह है वह पूर्व सैनिक है। अब कोसी के किनारे उसका घट है, गेहूँ पीसने की व्यवस्था। ठीक है, हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसी ही पैंट पहनने की इच्छा लेकर फौज में भर्ती हुआ था। ठीक है, और किशन सिंह से लक्ष्मा का विवाह राम सिंह सिपाही रमुआ से होने पर पता चला। यानी जो उसकी प्रेमिका थी लक्ष्मा, उसका विवाह किससे होता है, तो राम सिंह सिपाही है, उसी के यहाँ पर उसी की फौज में उसी से होता है, रमुआ से। और ये खबर उसे कौन देता है, तो वह किशन सिंह देता है। ठीक है, यानी किशन सिंह के माध्यम से उसे पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मा। ठीक है, तो लक्ष्मा के बारे में देखिए, तो गोसाई की प्रेमिका है, वर्तमान में विधवा है, एक पुत्र की माँ भी है और मायके में रहती है। ठीक है दोस्तों, राम सिंह कौन है, तो लक्ष्मा का पति है। किशन सिंह एक सिपाही है। उमेद सिंह दूसरे घट वाला है, यानी जो उमेद सिंह है वो गोसाई के ही घट के बराबर में एक और घट है, तो वो दूसरे घट वाला है उमेद सिंह। हवलदार धर्म सिंह इन्हें ही देखकर फौज में गया था, यानी उसी के गांव के एक हवलदार धर्म सिंह थे। जब वो अपनी फौज की वर्दी पहन के गांव आए हुए थे तो यही इच्छा लेकर भी जो गोसाई है वह फौज में गया था। एक है नरसिंह प्रधान जो उसी के गांव के हैं। ठीक है, अब हम इस कहानी के प्रमुख उदाहरण की बात करें तो उनमें देखिए कि सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा
क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर दो चार क्षण की कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगता, बातचीत का आसरा ही होता। कभी नारे यह अकेलापन नहीं, सूखी नदी के जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। जिसके आगे बहन नहीं, पीछे भाई, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम। ये बात लक्ष्मा के बाप ने कहा था। यानी ये बात जो हमारा गोसाई है उससे जो लक्ष्मा का पिता है उसने कही थी कि जिसके आगे पीछे माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, और वो परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखे रहता है, ऐसे लड़के को हम अपनी लड़की नहीं दे सकते। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। नेक्स्ट देखिए कि गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। बरसों से वह सोचता आया है कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वो अवश्य कहेगा कि वो गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। नेक्स्ट है कि कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाले काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। नेक्स्ट है कि दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। यानी जब लक्ष्मा की वह सहायता करना चाहता है तो लक्ष्मा से पैसे देने के लिए कहता है तो लक्ष्मा मना कर देती है, तब वो कहता है। नेक्स्ट देखिए कि गंगनाथ दाहिने रहे तो भले कुछ बात जाते बुरे दिन भी निपट जाएंगे। घट खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए, अपने बोल दे पराए प्रेम से हंसे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए, ये लक्ष्मा कहती है गोसाई से। नेक्स्ट है कि घर के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिसेर और मथानी की पानी की काटने की खिसेर चल रहा था, बाज आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। तो दोस्तों हमने ये कहानी भी कर ली, हमारी कोशिका गठवार कहानी भी। अब नेक्स्ट कहानी है वह है हमारी तीसरी कसम। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी को हम देखते हैं। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा पानी ले लिया जाए।
हाँ तो दोस्तों, तो अब हमारी कहानी है तीसरी कसम, जो फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। अब हम इस पर देखेंगे। तो रेणु जी के बारे में बात करें तो फणीश्वरनाथ रेणु को हिंदी साहित्य में एक आंचलिक युग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यानी दोस्तों, अगर आप फणीश्वरनाथ रेणु जी की बात करेंगे तो यह एक आंचलिक कहानीकार या उपन्यासकार भी हैं। अब नेक्स्ट देखिए, उनके हम कहानी संग्रह की बात करें तो इनके कहानी संग्रह है। सबसे पहले हमारा ठुमरी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। आदम रात्रि की एक महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर के द्वीप 1984। ठीक है। एक है फिर नेक्स्ट हमारा अच्छे आदमी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1986। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें अपनी तीसरी कहानी पर। तो तीसरी कहानी के बारे में देखिए कि यह कहानी सर्वप्रथम अपरंपरा पत्रिका में 1956 में छपी थी। यानी सबसे पहले इस कहानी का प्रकाशन किस में हुआ था, तो अपरंपरा पत्रिका में हुआ था 1956 में। यह कहानी किस्सागोई एवं पूर्वदीप्त शैली में लिखी गई है। 1986 में वासु भट्टाचार्य ने इस पर फिल्म बनाई है। ठीक है दोस्तों, इन बिंदुओं को जरूर ध्यान रखना दोस्तों। ये बिंदु क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन इन्हीं बिंदुओं से बनता है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिए। तो इस कहानी पर फिल्म किसने बनाई है, तो वासु भट्टाचार्य ने बनाई है 1966 में। फिर नेक्स्ट है कि यह कहानी ठुमरी 1959 कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें 9 कहानियों का संकलन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी का संकलन बाद में किस में किया गया, तो वह कहानी संकलन है ठुमरी 1959। और इसमें कितनी कहानियों का संकलन हुआ है, तो इसमें 9 कहानियों का संकलन किया गया था, जिसमें सबसे पहली है रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, तीसरी करसम अर्थात मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, 3 बिंदिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए कि हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली ये कहानी है। ठीक है। मूल कथा में नायक द्वारा खाई 3 कसमों की चर्चा के साथ नायक के हीरामन प्रसंग की कहानी है। ठीक है। कहानी में 3 काम न करने की कसम है, तो वो कौन कौन से हैं, चोरी का सामान, एक है बांस की लदनी और कंपनी की औरत। ठीक है दोस्तों। कहानी में जो प्रयुक्त स्थान है, इस कहानी से बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछता है और प्रश्न आया हुआ है। तो उसमें विराटनगर आया है इस कहानी में, फारबिसगंज है, खराड़िया शहर है, चंपानगर है, सिंधिया गांव है, कानपुर शहर का भी नाम आया है जहाँ से हीराबाई है, तेगछिया है जहाँ महावीर स्वामी है, छत्तापुर 25, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार और बनेली मेल। ठीक है। 2 नौटंक कंपनियों की चर्चा है, एक रौती कंपनी है और एक मथुरा मोहन कंपनी है। पात्र परिचय में बात करें तो पात्र परिचय में देखिए, एक हीरामन है जो 40 साल का हट्टा कट्टा है और वह अपनी बैलगाड़ी चलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका काम क्या है, तो ये बैलगाड़ी चलाता है। फिर है हीराबाई, कंपनी की औरत है, हीरामन को अपना उस्ताद मानती है। ठीक है। ये वो फिर जो हीरामन है उसके ही बाद में साथी हैं और गाड़ीवान, एक लाल मोहर है, धुन्नी राम है, पलट दास है, और जो लहसनवा है वह कौन है, तो लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है। यानी जो लाल मोहर है उसकी गाड़ी पर लहसनवा नौकर के रूप में है। एक नेपाली दरवान है जो कंपनी का आदमी है। ठीक है। अगर हम इस कहानी के प्रमुख उदाहरण की बात करें तो उसमें देखिए कि हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं, जेल, हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में प्यासे फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और बौजी को वह मुंह नहीं दिखा पाएगा, भूखे पड़े रहेंगे। 3-2-1 नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। क्या वह सकेगा, दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी। नेक्स्ट है कि 2 कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर गाड़ी काबू के बाहर रहती है। गाड़ी हमेशा सो बेकाबू लदनी और 4 हाथ पिछुआ खरेरिया। बाग गाड़ी की गाड़ी बानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है।
पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ पोंछ लेता है। औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी में बैठी है मह मह कर रही है। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। तो ये हीराबाई कहती है हीरामन से। नेक्स्ट देखिए कि उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला, उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। तो ये हीरामन है, वह कहता है चंपा के बारे में, हीराबाई के बारे में। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही, गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। अब हीरामन ने तय कर लिया है शादी नहीं करेगा। बिदागी, एक शब्द आता है इसमें बिदागी, उसका क्या मतलब है, नहर या ससुराल जाती हुई लड़की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए कि काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही, साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा। वो हीरामन कहता है हीराबाई से। छोकरा कहाँ चला गया वो जैसा ही था, नाच के मनुआ नटुआ का मुँह, हीराबाई जमाना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचकर रखना चाहता था हीराबाई को। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों से पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजाने लगे। बजाकर रटी हुई पंक्तियां दोहराई, दुल्हनिया कितने दिनों का हौसला पूरा। हीरामन हंसा, लाली डोलिया लाली हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर पूछते देख रही हैं औरतें, मर्द लोग हैं, कहाँ जाएगी उसकी दुल्हन। डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती हैं, और भी कितने सपने। नेक्स्ट देखिए कि 1 मिनट दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट देखिए कि इस मुल्क के लोगों को की यही आदत बुरी है, राह चलते एक सी जिरह करेंगे, अरे भाई तुमको जाना है जाओ, देहाती भुच्च सब। तो ये हीरामन कहता है जब उससे एक राहगीर पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तब महुआ गठवारेन गाते समय उसके सामने सावन की नदी भादों उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रह कर बिजली चमक उठती है। उसी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वो खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत नहीं करती, उलटकर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। ये हीराबाई कहती है हीरामन से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि आज रात की हीरामन भर गाड़ी में रहेगी, वह गाड़ी में नहीं घर में। जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। ये पलटदास कहता है हीरामन से। नेक्स्ट देखिए कि उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। बड़ा लपटिया आदमी मालूम हिरिया पड़ता है। उसने लाल मोहर को आँख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की ज़रूरत नहीं। तीनों चारों से मत पूछे कोई, नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहेगा। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी को देखती है। वह समझ गई हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता, किस्सा और क्या होगा, है रमेन की बात।
पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुन्नीराम घर चला गया बीमार होकर। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूँ। यही है मुझको तेरा करे दिलो जान, मैं तुमको देखा करूँ, यही ख्वाहिश है। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाई हुई बोली, लो भेंट हो गई। हे भगवान, चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी, मैं जा रही हूँ गुरुजी। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गर्म चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी, इतनी देर के बाद, रखिए रुपया पैसा, हरदम रुपया, इस क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता, महुआ घटवार इनको सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी गाड़ी क्या को कि हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह परीक्षा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस गाड़ी इतना टान में बैठकर भी हीरामन की ओर देखती रही है टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सेदारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। अच्छी गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर अंगूठे को पैर से दबाया, छक एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफ से चेहरा पहुँचती हुई साफ साफ हलाकर इशारा करती है, अब जाओ, आखिरी डिब्बा दुनिया है। मालगाड़ी के डिब्बे खोखले, प्लेटफार्म खाली, सब खाली गुजरा। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया, खाली हो गई मानो। दोस्तों, हम अब इसके तीसरी कसम कहानी के PYQ की बात करें तो उसमें देखिए कि तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं तो लाल मोहर, पलटदास, महेश्वर, धुन्नीराम और बेगू। तो इनमें से लाल मोहर हमारी इस कहानी का पात्र है और पलटदास भी है और धुन्नीराम भी है। तो ABD यानी C ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है कि, एक मिनट दोस्तों, कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है। तो ये हमारी तीसरी कसम कहानी में आया हुआ है, अभी हमने देखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। ये क्वेश्चन तो दोबारा से है, ये हमने कर लिया। अब आते हैं, हमारी नेक्स्ट कहानी है वह है लाल पान की बेगम। वह अभी फणीश्वरनाथ रेड्डी जी की है। तो ये तो हमने अभी देख ही लिया फणीश्वरनाथ रेड्डी जी के बारे में। अब हम देखते हैं सीधे लाल पान की बेगम के बारे में। तो यह कहानी पत्रिका इलाहाबाद में 1957 में छपी थी। ठीक है दोस्तों, यानी लाल पानी की बेगम कहानी है, वो कहानी नाम से ही पत्रिका है, उसमें छपी थी, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी 1957 में। यह कहानी ठुमरी 1959 कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें 9 कहानियाँ संकलित हैं जो हमने अभी देखी। रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का स, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और 3 बिंदिया। ठीक है।
अब नेक्स्ट देखिए, इस कहानी से जुड़े हुए बिंदुओं को देखें हम। तो यह कहानी स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण है। इस कहानी में बिरजू की माँ एक सशक्त महिला है जो आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी है। बिरजू की माँ आधुनिक और प्रगतिशील विचारों वाली महिला है। बिरजू की माँ समाज और परिवार में संतुलन बनाए रखती है और सबका साथ लेकर चलती है। बिरजू की माँ हर किसी के सहयोग के लिए तैयार रहती है। बिरजू की माँ के पति एक दब्बू किस्म के व्यक्ति है जो हमेशा अपनी इच्छाओं का गला घोंटते रहते हैं या घोंटते होगा। बिरजू की माँ के पति एक सीधा साधा व्यक्ति है जो मजदूरी करके अपने परिवार का बसर करते हैं। ठीक है। कहानी में टोलियों का जिक्र हुआ है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखना कि कहानियों में जो टोलियों का जिक्र हुआ है उसमें कुरमा टोली है, कोयरी टोली वाले हैं जो गाड़ी नहीं देते, जो कोयरी टोली है वो गाड़ी नहीं देते हैं बिरजू के पिताजी को। एक मल्दिया टोली है जो गाड़ी दे देते हैं और एक बागवान टोली है। ठीक है दोस्तों। अब पात्र परिचय में देखिए, तो सबसे पहले है बिरजू। ब्रजमोहन 7 साल का है, सिद्धू की बहू से कढ़ाई लेने के लिए जाता है। ठीक है। बिरजू की माँ है, महावीर जी की रोट मनौती भूल जाती है। बाबू साहब के छोटे लड़के ने इसे मौसी कहकर पुकारा। जोरू जमीन जोर के न तो किसी और के, और कथरी के नीचे दुसाले का सपना। ये दोनों कहावतें कौन कहता है? तो ये वो बिरजू की माँ कहती है। बाद में जंगी की पतोहू को लाल पान की बेगम कहती है। ठीक है दोस्तों। अब है बिरजू के पिता। सर्वे स्टेलमेंट में 5 बीघा ज़मीन हासिल की है। फिर है चंपिया। चंपिया कौन है? तो वो बिरजू की बहन है जिसकी उम्र है 10 साल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जंगी की पतोहू। ये उसकी पड़ोसन है, तो रेलवे स्टेशन के पास की है। कुरमा टोली की है। ससुर जंगी दागी चोर है। पति रंगी कुरमा टोली का नामी लठैत है। बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहती है। मखनी फुआ एक पड़ोसन वृद्धा है, पड़ोस की वृद्ध महिला है। सुनरी राधे की बेटी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इस कहानी के प्रमुख उदाहरण की। तो उन्हें देखिए कि पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। ये बिरजू की माँ कहती है। चल दे दिया, चल इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती हैं, नहीं जानती दोपहर भर कर जलती है रात बिजली की बत्ती भक दिन और चौपहर। ये जंगे की पतोहू कहती है। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के, और कतेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता। बिरजू के बाप पर बहुत बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन से जन्म शोक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोलू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ, कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। ये बिरजू की माँ कहती है बिरजू के पिता से। नेक्स्ट देखिए, बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का मैल सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों के रोम में घुल गया। नेक्स्ट है कि नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है, पंचशीश पट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। ये बिरजू के पिता कहते हैं बिरजू की माँ से। अपने खेत का हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, धान पक गए? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारी खेत की बालियाँ। मलदिया टोली में जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थीं मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। धर्म इन दुश्मनों के मारे कोई नेम नहीं है, कैसा लुक्कड़ है तू रे बच्चे। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। बिरजू के पिता। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है बिरजू की माँ। ठीक है दोस्तों, तो हमने लाल पान की बेगम कहानी भी कर ली है।
अब हमारी मुख्य रूप से 4 कहानी बची हुई हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।